Hello, my future doctors, and welcome to the lecture 5 of Work, Energy and Power. So, मैं पुरुषोत्तम भैया आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस. आई हैव डन माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर एंड आई हैव बीन टीचिंग पास्ट 7 years. तो आज जो हमारा लेक्चर है ये फोकस्ड है सबसे, मैं कहूँगा, इंटरेस्टिंग पार्ट. और अगर मतलब कुछ जगहों पे ये अलग से चैप्टर ही नेम दे देते हैं, बट इट्स अ पोर्शन ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड द टॉपिक इज कॉलिजन. है ना? अगर आप पूछेंगे भैया कॉलिजन का मतलब क्या होता है और ये आता कहाँ से है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा अगर दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आई, ठीक है, तो दोनों टकराएंगी और एक दूसरे से अलग जाने लगेंगी. आप बोलोगे भैया टकराने का मतलब क्या होता है, तो टकराने का मतलब ये नहीं होगा कि जरूरी नहीं कि दोनों कांटेक्ट में ही आए. दोनों बिना कांटेक्ट आए भी कॉलिजन हो सकता है. एग्जांपल सोचो, टेक अ पॉज, थिंक. यस, अगर मेरा दो प्लस चार्ज एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो जब इसके फील्ड में ये आएगा या इसके फील्ड में ये आएगा, ये एक रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा ना, एंड दैट रिपल्शन विल कॉज द डिफरेंट वेलोसिटी दैट इज नॉट राइट नाउ. तो अगर पहले 10 और 8 से ये चल रही थी, जब इसके म्यूचुअल इंट्रैक्शन में आएगा तो अब दोनों की वेलोसिटी अलग हो जाएगी. तो जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन वाला पार्ट था, इसमें कॉन्टैक्ट वाला पार्ट हम अभी पढ़ेंगे. जो नॉन कॉन्टैक्ट वाला पार्ट है वो हम आगे देखेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखेंगे और ग्रेविटेशन में देखेंगे. ठीक है. अच्छा, आज का जो लेक्चर है मैं अपना बिगिन करना चाहूंगा पहले तो कि कॉलिजन होने के लिए किस प्रॉपर्टी को समझना पड़ता है. तो आज का लेक्चर मैं बिगिन करना चाहूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. आप बोलेंगे भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो मैं बोलूंगा बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जो अपना सेकंड लॉ होता है न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ हम ये बोलते हैं कि भैया मेरा जो एफ होगा, ये कौन सा एफ होता है. बेसिकली आप जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोमेंटम में चेंज आता है. तो ये फोर्स है कौन सा फोर्स? दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन उसका बेस बेस क्या है? उसका बेस ये है, इट इज dp by dt, विच इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. आप बोलेंगे भैया चेंज इन मोमेंटम आपने लिख दिया, टाइम टेकन भी लिख दिया, तो आप बताना क्या चाह रहे हो? तो मैं बोलूंगा कि बेटा देख, यहां से ये समझ कि एक कंडीशन लेते हैं कि अगर बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो कॉमन सी बात है ना कि वो मूव करेगा, बट हम एक कंडीशन ये बोलते हैं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो. तो जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा उस कंडीशन में क्या होगा? आप बोलोगे भैया मैं अपना डीपी को देखूंगा, तो एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो डीपी वेक्टर इज जीरो. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपी वेक्टर? डीपी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? डी विथ एनी नंबर इज मेंशन्ड एज द स्मॉल चेंज इन दैट नंबर. जैसे मैं बोलूं डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, उसका मतलब जो एक्स का अंदर, अगर मैं बोलूं, देखो दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है डेल्टा एक्स, एक होता है डी एक्स. डेल्टा एक्स मतलब एवरेज, मतलब 2 से लेके 4 मीटर के बीच का स्पैन. डीएक्स मतलब बहुत छोटा स्पैन, 2 मीटर से लेकर 2.00001 मीटर तक का स्पैन. सो ये डिफरेंस होता है डेल्टा और डीएक्स के बीच में. अब मैं से डीपी इक्वल टू जीरो बोलो तो मैं डीपी इक्वल टू जीरो भी बोल सकता हूं, और अगर एवरेज में लिया मैंने तो डेल्टा पी भी इक्वल टू जीरो बोल सकता हूं. कोई ऐसा पार्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डीपी इक्वल टू जीरो ही बोलोगे, बट डीपी इक्वल टू जीरो इज द बेस फॉर्म. या मैं ये बोलूंगा कि मैं छोटे भी पोर्शन में लूंगा, वहां पे भी एफ एक्सटर्नल का जीरो होने की वजह से चेंज क्या है? जीरो. तो मैं ये बोलूंगा कि इफ देयर इज नो चेंज, इसका मतलब पी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो पी का इनिशियल वैल्यू था वो पी ऑफ द सिस्टम के फाइनल वैल्यू के बराबर होगा, तभी तो मेरा चेंज जीरो होता है. ठीक है. और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट वी कैन डिफाइन एज, हम ये बोल सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एफ एक्सटर्नल, इन एब्सेंस ऑफ एफ एक्सटर्नल, द लीनियर मोमेंटम. ये लीनियर वर्ड क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि आगे जाकर आप रोटेशनल में एंगुलर वर्ड भी पढ़ोगे. सो इन एब्सेंस ऑफ एफ एक्सटर्नल, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल or a system is
अनचेंज्ड या रिमेन्स सेम, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप बोलोगे भैया और मुझे समझाओ इसको, तो मैं बोलूंगा ठीक है। मैं अगर डीपी ऑफ द सिस्टम मेरा 0 है, तो मेरा अगर इनिशियली अगर बोलूं मैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो कैसा था, कुछ p1 वेक्टर था, कुछ p2 वेक्टर था, और बाद में पूरे सिस्टम में दो तरह का था, p1 p2 वेक्टर, और बाद में बोलूंगा कि भैया p1 डैश वेक्टर हो गया एंड p2 डैश वेक्टर हो गया। तो बाय द कंजर्वेशन हम क्या बोल सकते हैं कि द नेट मोमेंटम इनिशियल विच इज p1 p2 वेक्टर विल बी इक्वल टू p1 डैश वेक्टर प्लस p2 डैश वेक्टर। ये एक कंसेप्ट हो गया बाय द कंजर्वेशन। और थोड़ा डेप्थ में जाओ तो बेसिकली p1 वेक्टर कैसा बना होगा, अगर मैं बात करूं p1 वेक्टर की, तो आप बोल सकते हो कि भैया जो मेरा p1 वेक्टर है ये बेसिकली p1 का एक x कंपोनेंट भी होगा जो कि i कैप में होगा, और p का y कंपोनेंट भी होगा 1 का जो j में होगा। ठीक है, वैसे ही मैं इंडिविजुअली सबका देखूं तो क्या सबका मुझे p1 का, p2 का, p1 डैश का और p2 डैश का, इन चारों के ऐसे ही कंपोनेंट मिलेंगे जैसे मुझे यहां मिले? अगर बोलोगे कैसे भैया, तो यहां पे दिखा सकते जैसे ये वाला है, px का 2 डैश आई कैप प्लस py का 2 डैश। ठीक है, ओके। तो यहां से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा जो बेसिकली अगर मैं यहाँ पिछले वाले में इसके वेक्टर्स को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं तो बेसिकली मेरा कंपोनेंट्स भी इक्वेट होगा, यानी px जो 1 में था प्लस px जो 2 में था, इसका सम किसके बराबर होगा, px जो 1 डैश में था और py जो 2 डैश में था। तो बेसिकली 1 2 1 डैश 2 डैश वो उस 1 वाले पार्टिकल का नया है और 2 डैश 2 वाले पार्टिकल का नया है, बट एफ एक्सटर्नल 0 लगने की वजह से ये दोनों जो चीजें हैं ये मेरी क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। सो दिस इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और थोड़ा सा मैं अगर गरीब तरीके से समझाऊं गरीब तरीका कहने का मतलब हुआ बहुत ही बेसिक्स, एकदम एकदम बेसिक से, तो एक एग्जाम्पल अगर दूं तो गरीब एग्जाम्पल से समझना सबसे आसान होता है। अगर m1 मास वाला u1 से जा रहा है, दूसरा m2 मास वाला u2 से जा रहा है, तो ये कॉलिजन आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसका मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अब जैसे ये जाकर इससे कोलाइड करता है, तो सबसे पहला पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया मेरा u1 जो है वो u2 से बड़ा होगा तभी कोलाइड करेगा। जब ये कोलाइड किया तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, m1 वाले का v1 हो जाएगा और m2 वाले का हो जाएगा v2। ठीक है, u1 ज्यादा रहेगा तभी कोलाइड करेगा ना, पीछे वाले तो कभी छू ही नहीं पाएगा यार। अब देखो, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इट इज बेसिकली इसका मोमेंटम क्या है m1 u1, इसका मोमेंटम क्या है m2 u2, बाद में इसका कितना हो गया m1 v1, इसका कितना हो गया m2 v2। अच्छा, जब ये आएगा ऐसे जाके इससे कोलाइड करेगा, क्या उस कॉलिजन के ड्यूरिंग उसके बीच में कहीं भी ये हम बोलेंगे कि एफ एक्सटर्नल लगाया मैंने, नहीं। बेसिकली यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ना फ्रिक्शन लग रहा है दोनों पे, ना कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, ना एयर ड्रैग है, कुछ भी नहीं है, बस ये जाके उससे कोलाइड कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा था कि भैया नेट मोमेंटम, अभी जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा आपने कि भैया यहाँ पे फॉर द गिवन कंडीशन नो एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड, पहला तो ये बोला। अब एफ एक्सटर्नल एक भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू पी फाइनल। वेक्टर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट सब यहाँ एक्स एक्सिस में, वेक्टर नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। ये बोलोगे नहीं भैया मुझे वेक्टर लिखना ही लिखना है, लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पता है मुझे, कर लोगे। क्या बोलोगे यहाँ पे, भैया मेरा m1 इज u1 आई कैप, मतलब u1 है, वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, m1 u1 वेक्टर चलो, प्लस m2 u2 वेक्टर विल बी इक्वल टू m3 v1 वेक्टर, m1 v1 वेक्टर
प्लस m2 v2 वेक्टर। इज इट क्लियर? तो देखो ध्यान से, m1 का u1 वेक्टर प्लस m2 का u2 वेक्टर किसके बराबर है? m1 के v1 वेक्टर प्लस m2 के v2 वेक्टर से। अब सब एक डायरेक्शन में है, x में है, तो हम क्या बोल सकते हैं? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 plus m2 v2, and this is the basic result what we are getting after thinking of the conservation of momentum। ठीक है, आइए अब आते हैं नेक्स्ट कोलिजन में। देखो जो पिछला दिखाया था उसका मैंने फिगर दिखाया आपको। तो एक तो यहां से कह सकते हो ना कि जब वी आर रीडिंग कोलिजन तो मेरा m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी भैया हाउ मच? तो यहां पे लिखा था आपने m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कॉलिजन में। तो यार कॉलिजन और रेगुलर लाइफ में जो हम फोर्स लगाते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको क्या डिफाइन करता हूं मैं कि इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट, इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच large impulsive force, so it is an isolated event in which a large impulsive force acts for a short interval of time। और इस डेफिनेशन में मेरे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इम्पल्सिव फोर्स और एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इन दोनों चीजों को अगर ध्यान से समझोगे तो क्या बोलोगे कि भैया जब मैं इम्पल्सिव फोर्स की बात करता हूं तो क्या होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स? अब यहाँ पे से एक नया टर्म आता है कि भैया इम्पल्स क्या होता है ये बता दो। तो जिन्होंने मेरा डायनेमिक्स का लेक्चर देखा होगा उनके लिए बहुत ही क्लियर होगा, और उनके लिए बस एक इजी सा टर्म है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वहां पे इम्पल्स बताया है। अच्छा, इम्पल्स को जनरल लैंग्वेज में इसको बेसिकली डिनोट करते हैं जे से, बहुत जगह आई से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इम्पल्स पूछो कि भैया इम्पल्स होता क्या है, तो जैसे फोर्स तुम किसी बॉडी में अप्लाई कर रहे थे तो बेसिकली क्या कर रहे थे, उस बॉडी पे तुम फोर्स यहां पे लगाया और यहां तक लगा के रखा तो उसकी वेलोसिटी u से v बढ़ी, एफ इक्वल्स टू ए में किया। बट एग्जाम्पल लेता हूं मैं कैरम का, जो तुम कैरम खेलते हो, कैरम में क्या तुम स्ट्राइकर को लेके आगे तक जाते हो? नहीं, अपने फिंगर से स्ट्राइकर को ऐसे हिट करते हो ना, और उसी पॉइंट पे हिट करते हो स्ट्राइकर, उसके बाद खुद से चला जाता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो कि बहुत कम टाइम के लिए लगे। ठीक है, सो इम्पल्सेस इफ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर, मतलब वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। जैसे ये वाला बोलोगे तो ये u1 से आया, इससे टकराया, तो टकरा के क्या चिपका रह गया? नहीं, टकराया, चिपका भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट फोर्स एक्ट हुआ, टकराया और दोनों अलग अलग चलने लगा। तो बेसिकली इसका जो बीच वाला फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा कि बच्चे उस समय ये इससे जब टकराया होगा तो इसने एक फोर्स इस पे एक्सर्ट किया होगा, इंपल्स इस साइड, और इसने एक इंपल्स इधर की तरफ एक्सर्ट किया होगा। ये जो इंपल्स m2 वाले पे एक्सर्ट हुआ है ये इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो कॉमन सी बात है कि v2 की वैल्यू u2 से ज्यादा होगी, और जो m1 वाले पे इंपल्स पीछे लगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो v1 बनी वो तो u1 से कम होगी। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंपल्स, फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज इंपल्स। और कॉलिजन होने के लिए हम क्या बोलेंगे, एक आइसोलेटेड इवेंट जिसमें एक लार्ज इंपल्सिव फोर्स एक्ट करे बहुत ही छोटे से टाइम के लिए। ठीक है, अब ये जो होगा ये हो कब सकता है? इसके भी दो कंडीशंस है। क्या क्या? ये जो इवेंट होगा ये कब हो सकता है बेटा? आइदर आफ्टर कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, और
ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन कब? एट अ डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, ओके। सो अगर मैं कॉलिजन की बात करूं तो हमारे पास दो चीजें क्या क्या होंगी, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए जैसे मैंने अभी बताया था, या तो दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद एक म्यूचुअल इंटरेक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इसका एग्जांपल क्या था, एबव एग्जांपल, और से इसका एग्जांपल टू चार्ज पार्टिकल्स मूविंग। ओके, आगे आइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कॉलिजन में से क्या शॉर्ट पॉइंट्स निकाला मैंने छाट के। मैंने ये बोला कि सबसे पहले तो कि जरूरी नहीं है कि दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है। दूसरा, जब कॉलिजन हो तो या तो दोनों चिपक जाएंगे, या दोनों साथ में चलेंगे, या दोनों के वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसके बीच में कुछ रिलेशन आएगा। वो कैसे कब आएगा वो हम देखेंगे, बट एक चीज बहुत ही कॉमन है, और वो क्या है कि जब भी कॉलिजन होगा तो देयर इज अ नोट पॉइंट। क्या समझ में आया जो स्टार्टिंग मैंने पढ़ाया था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। पी वेक्टर और द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप जब नोट्स रिवाइज करें तो आपको क्लियर दिखे। पी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, अब अगर मैं क्लासिफाई करता हूं आपके कॉलिजन को तो इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज इलास्टिक, इसके बीच में भी लाइक करता है, बट इन दोनों के बाद वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इलास्टिक कॉलिजन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इलास्टिक कॉलिजन तो मुझे क्या ध्यान रखना है, इन दोनों में सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो दोनों के लिए वैलिड है और इंडिविजुअली देखते हैं। जब मैं इलास्टिक कॉलिजन की बात करूंगा तो सबसे पहले तो मेरा ये होगा कि मेरा लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, यानी ये पॉइंट दोनों के लिए वैलिड है। P of the system is conserved। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन इज सेम। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ओनली इफ कंजर्वेटिव विल एक्ट। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव नहीं एक्ट करेगा तो बेसिकली आपकी लॉसेस हो जाएंगी इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, और कुछ लॉसेस हो जाएंगी। उस लॉसेस को आप, तो जब एफ कंजर्वेटिव एक्ट करेगा तो आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर सकते हैं। बट डब्ल्यू टी याद करो जो मैंने पढ़ाया था, वहां से मैंने क्या बताया था आपको कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और काइनेटिक एनर्जी का चेंज टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो तभी इक्वेट हो सकती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन स्यूडो आपका जीरो हो, तभी। तो इस कंडीशन में मेरा काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर द कॉलिजन सेम होता है। इसी का रीजन क्या है कि आपका जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसा होगा, ओनली एफ कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, जब इन इलास्टिक की बात करता हूं तो क्या बोलूंगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इलास्टिक, तो सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा, अच्छा पहला वाला तो सही है ना, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, क्या लगता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्या लगता है आपको, काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या लगता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड कॉलिजन सेम रहेगा, नो। सो काइनेटिक एनर्जी
बिफोर एंड आफ्टर इज नॉट सेम। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन। तो जो पिछला वाला था बेसिकली इलास्टिक दिखा रहा था, आप पूछोगे भाई इलास्टिक कैसा दिखेगा, तो मैं बोलूंगा देखो बच्चे वो जो होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा कि ये आ रहा है M1 U1 से आ रहा है, M2 आपका U2 से आ रहा है, और टकराने के बाद दोनों साथ में V से चलने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मेरा बेसिक एग्जांपल है किसका, कॉलिजन के रिलेशन का। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। अब जो कॉलिजन का रिलेशन निकाला मैंने, अब मैं बात करता हूं, पहले तो इलास्टिक की शुरुआत करता हूं। सो अब मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं अपना इलास्टिक कॉलिजन से। जब मैं बात करता हूं इलास्टिक कॉलिजन से, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपका मोमेंटम कंजर्व हुआ, जो बेसिकली ये वाला फिगर है मेरा, M1 U1 M2 U2 टकराने के बाद इसका V1 हो गया और इस वाले का V2 हो गया, तो आप क्या बोल सकते हैं कि एक रिलेशन तो मिलेगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या मिलेगा, बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ M1 U1 का जो स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर इज हाफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको और सॉल्व करूं थोड़ा, तो क्या बोल सकता हूं मैं, इस वाले कंडीशन में अगर मैं एक तरफ लेके चला जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, M1 को एक तरफ ले आऊं तो U1 माइनस V1 विल बी इक्वल टू M2 इंटू V2 माइनस U2। ठीक है, ओके, इसमें मैं सब में से हाफ कैंसिल कर सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं, M1 इंटू U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज M इंटू V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करने पे क्या हो सकता है, M1 इज U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1 विल बी M इंटू V2 माइनस U2 इंटू V2 प्लस U2। सो अब मुझे ये पता है ना, मेरा यहां से देखो कि मेरा जो M1 U1 है, ये वाली वैल्यू, यार ये तो बराबर है, तो यहां से क्या मुझे दिख रहा है, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सिमिलर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पूरा का पूरा बराबर है। यहां से आपको क्या मिला, U1 प्लस V1 इज U2 प्लस V2, यानी एक और चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो U1 माइनस U2 इज V2 माइनस V1। ठीक है, ये यहाँ पे बराबर आया, और मुझे यहाँ पे बताना तो नहीं चाहिए, बेसिकली ये नेक्स्ट क्लास का है, मतलब बताना चाहिए, बट नेक्स्ट क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो रेशियो है ये कितना आ रहा है बेटा, 1 इज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज 1, एंड इसी रेशियो का नाम होता है E, विच इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस E इज योर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां से हम एक और बात क्या समझ सकते हैं कि the value of E equals to 1 for elastic collision। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप पूछोगे भैया अब आगे क्या करना चाहिए, तो ये जो आपने निकाला है रिलेशन, इसका यूज आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू को, मतलब बेसिकली ये V2 की पूरी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, ऊपर वाले में डाल सकते हैं, नीचे में डाल सकते हैं, किसी में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप बोलोगे भैया मुझे दिखाओ एक इक्वेशन, तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है, यहां से अगर
और देखोगे तुम तो क्या बोल सकते हो भैया, मेरा जो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता हूँ, ठीक है ना। एक इसका रिलेशन निकाल लेता हूँ और मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि बेटा चलो मैं V2 को लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ V1, तो क्या लिखूंगा, V2 क्या लिख सकता हूँ मैं, V2 कैन बी रिटन एज U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, ये जो अपनी वैल्यू है इसमें डाल दीजिए इसको, क्या हो जाएगा बताइए। सो V2 इज U1 माइनस U2 प्लस U1, और ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मुझे ये पता है कि मेरा M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 इंटू V2 की वैल्यू, देखो V2 यहाँ है ना, V2 की वैल्यू ये डाल दीजिए आप, क्या हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1, U1 माइनस U2 प्लस V1। यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इज हाउ मच, M1 V1 प्लस M2 U1, आई एम सॉरी कुछ मिस्टेक किया मैंने, U1 माइनस U2, सॉरी, सो M2 U1 माइनस है ये, माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 इम्प्लाइज दैट, अब मुझे V1 अगर चाहिए, सारे टर्म्स को एक तरफ कर दो, देखो U1 वाले को एक तरफ कर दो, क्या आ जाएगा बताइए, ऐसा कुछ आया, M1 माइनस M2 इंटू U1, बिल्कुल उस साइड ये वाला टर्म जो है लेफ्ट साइड आ गया, प्लस M2 U2 और इधर से भी M2 U2 आ गया, सो 2M2 इंटू U2 आ गया। ठीक है, यहां से इसके लिए क्या आ जाएगा, V1 के लिए देखो ध्यान से, M1 प्लस M2 इंटू V1, यानी मैं अगर फाइनली लिखूं तो मेरी V1 की वैल्यू कितनी आ गई, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। बोलोगे भैया याद करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से कर सकते हो, सिंपल था। आप बोलोगे भैया ये तो V1 निकलवा दिया आपने, मुझे V2 भी निकलवा के दिखाओ, बिल्कुल निकलवाएंगे यार, तुम्हारे लिए ही है। तो V2 कैसे निकालोगे, तो उसके लिए V1 की वैल्यू निकाल दो पहले, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से V1 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, U2 प्लस V2 माइनस U1। ठीक है, आगे देखो, वापस उसी एक्सप्रेशन में देखो, M1 U1 प्लस M2 U2 विल बी इक्वल टू M1 इंटू V1 की वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस V2 माइनस U1, U2 प्लस V2 माइनस U1 प्लस M2 V2। अब मैं यहाँ से V2 निकाल रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से देखना, सो M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 U2 प्लस M1 V2 माइनस M1 U1 प्लस M2 V2, है ना। थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा हम लोगों को, देखो ये M1 U1 इधर आके क्या हो गया, 2M1 U1 हो गया, ठीक है, प्लस ये U2 वाला इधर आके क्या हो गया, M2 माइनस M1 इंटू U2 हो गया, और इधर में क्या बच गया भाई साहब, M1 प्लस M2 इंटू V2। जैसे वहां लिखा था वैसे इस एक्सप्रेशन को क्या लिख लो भैया, V2 इक्वल्स टू हाउ मच, 2M1 अपॉन M1 प्लस, देखो मैं सिखा भी रहा हूँ कैसे याद रखना, देखो एक याद रहेगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। देखो यार ये दोनों वैल्यूज देख लो, ये जो अब याद करने का तरीका पूछोगे क्या है भैया, तो यार देखो यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है, देखो जो U2 वाला टर्म उसके साथ M2 है तो U1 वाले के साथ M1 है, U1 वाले के साथ M1 माइनस M2 है तो U2 वालों के साथ M2 माइनस M1 है ना। तो ये हमेशा मुझे ध्यान रखना है और इस चीज को समझना है, ठीक है।
अब ये मुझे अगर फॉर्म याद रहे, ये अगर फॉर्म मुझे याद रहे तो एक सिंपल क्वेश्चन अगर करके देखें कि अगर दो बॉडी जिसका मास सेम है, एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे एक मास m1, मतलब दोनों का मास सेम है, यानी एक m है जो u1 से जा रहा है, दूसरा m है जो u2 से जा रहा है। टकराने के बाद इस m वाले की वैल्यू v1 हो गई और इस m वाले की वैल्यू u2 हो गई। ठीक है, अब मुझे बेसिकली v1 और v2 निकालना है। अब यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए एक तो आप रिलेशन यूज करेंगे कि मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ आप। देखिए आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, v1 की वैल्यू क्या है, इट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1 plus 2 times of m2 upon m1 plus m2 into u2। ठीक है, अगर यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, v1 इज 0 हो जाएगा, इसका m1 माइनस m2 आपका 0 हो गया, तो दिस इज 0। पहला वाला टर्म दोनों मास सेम है, प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू u2। यहाँ से क्या आ गया आपका, m प्लस m विल बी कैंसिल बाई 2m, फाइनली यू आर गेटिंग u2। आइए v2 की बात करते हैं। तो v2 के लिए क्या सिखाया था मैंने आपको कि ये रिलेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ m2 के साथ था तो यहाँ m1 के साथ हो जाएगा। सो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा u1 प्लस इसमें m1 पहले था, इसमें क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। यहाँ पे ये वाला टर्म बराबर से 0 था, यहाँ ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा 2m अपॉन m प्लस m इंटू u1 प्लस 0। हाउ मच यू आर गेटिंग इज एट u1। सो v1 वाले की वैल्यू क्या हो गई, u2 हो गई, और v2 वाले की u1 हो गई। तो मुझे यहाँ से क्या हैशटैग, क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि इफ बोथ मास आर सेम, then velocities are interchanged। ठीक है, जब दोनों मास सेम होता है तो मेरा वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। और पूछोगे भैया रियल लाइफ एग्जांपल दो, चलो ठीक है देखते हैं। एक और रियल लाइफ एग्जांपल है, तो जैसे 20 किलोग्राम का है अपना एक बॉल, और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये जाके इस 20 किलोग्राम वाले से टकरा जाएगा। तो क्या होगा आफ्टर द कॉलिजन, ये बिफोर था, व्हाट विल हैपन आफ्टर द कॉलिजन, सो आफ्टर कॉलिजन जो पहला 20 वाला था, ये फर्स्ट वाला, ये आ जाएगा रेस्ट पे, और दूसरा 20 किलोग्राम वाला, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली यही हुआ ना, वेलोसिटीज गॉट इंटरचेंज। इज इट क्लियर, गुड वन। ठीक है, आइए अब हम आते हैं अपने अगले वाले पोर्शन में, जो कि है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अब मैं जब बात करता हूँ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की, तो मुझे क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स नोट डाउन करवाए थे, क्या इसमें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, उसके बाद इसमें क्या बताया था आपको मैंने, बॉडीज स्टिक टुगेदर। सो बॉडी, दोनों जो बॉडी होती हैं, इसके बारे में क्या बोला था आपने कि भैया दोनों बॉडी मेरा चिपक जाएगा आफ्टर कॉलिजन। और तीसरा कि मेरा जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके बारे में क्या बोला था मैंने आपको, सो बोथ स्टिक टुगेदर। और तीसरा काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोला था मैंने आपको, दैट
जो काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा बेसिकली वहां दोनों सेम था, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी बेसिकली देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे भैया लॉस जाता क्या है, सो इट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ हीट एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कार ने एक ट्रक ने एक कार को ठोक दी, दोनों साथ चलने लगे, दोनों डिफॉर्म हो जाते हैं। ओके, अब मैं अगर इसका मतलब एक बेसिक फिगर एग्जांपल दूं, तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट अपना m1 से जा रहा था u1, ये वाला m2 से जा रहा था u2, आफ्टर कॉलिजन m1 m2 दोनों साथ में चलने लगेंगे v से। ठीक है, इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मोमेंटम कंजर्व है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। एंड दूसरा मैंने क्या बोला था कि वे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू तो है ना, तो देर इज अ काइनेटिक एनर्जी लॉस विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो बेसिकली लॉस लिख रहा हूं मैं, तो मुझे यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहिए, वहां पे मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलता, मैंने पहले ही लॉस लिख दिया है। तो पहले ही लॉस लिखने से मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली ज़्यादा होगी, लॉस होकर फाइनल वाला कम हो जाएगा। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस, ये टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, माइनस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन, इसमें इलास्टिक इलास्टिक दोनों कॉम्बिनेशन है। आज मैं आपको कंसेप्चुअल कॉलिजन के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कंसेप्चुअली आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा जो कि कॉलिजन के क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि आपका एक फिगर दे रखा है, एक जैसे ये आपका मास m है, ये आपका मास 2m है, और तीसरा मास भी m है, ये a है, ये b है, ये c है। ये जो भाई साहब हैं ये जा रहे हैं 9 मीटर पर सेकंड से, और इनिशियली ये दोनों भाई साहब जो हैं ये हैं रेस्ट पे। ओके, सरफेस अपना स्मूथ है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज आप बोलते हैं कि भैया यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा ना। एक पॉइंट और दिया हुआ है कि ए और बी के बीच का कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक के नेचर है, और बी और सी के बीच का कॉलिजन इनइलास्टिक के नेचर है। अब अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, पहले मैं सिर्फ बात करता हूं ए और बी के बीच का। तो मुझे इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि ए और बी दोनों में इंटरेस्ट है ना। तो मैं अगर इसको एज ए फ्रेम देखूं, तो इस भाई साहब का इनिशियली 0 है, बाद में बोलता हूँ इसका v1 हो गया और 2m वाले का v2 हो गया। तो मुझे इंटरेस्ट v2 से होना चाहिए ना, क्योंकि अपना कॉलिजन सी का मुझे निकालना है, फाइनल वेलोसिटी या जो भी चीजें फाइनल ये हो रहा है ना, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यार v2 के लिए तुमने पढ़ा था ना अभी, v1 और v2 निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या था, वो शॉर्ट ट्रिक दैट v2 इक्वल्स टू 2m1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और साथ में आपने इसके लिए क्या देखा था, इसके लिए बोला था आपने कि भैया m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, 2 इंटू m1 की वैल्यू m अपॉन m प्लस 2m इंटू u1 कितना है आपका 9, प्लस ये पूरा टर्म 0, क्योंकि बेसिकली आपका उस साइड कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपका जो u2 है वो 0 है। यहाँ से v2 कितना आ गया आपका, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आपका v2 आ गया 2m बाई 3m इंटू 9 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसका नाउ नेक्स्ट फेज,
यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि ये जो 2m वाला है ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये m वाला जो है ये है रेस्ट पे। और अब ये जो कॉलिजन था ये कैसा था बेटा, ध्यान से देखो, ये वाला कॉलिजन था इलास्टिक इन नेचर। इसके बारे में क्या बोल रखा है, इट इज इन इलास्टिक इन नेचर। अब इन इलास्टिक इन नेचर का मतलब अभी मैंने पिछले वाले पेज स्लाइड में समझाया था आपको, क्या होता है कि दोनों साथ चलने लगेंगे विथ सम स्पीड v। ओके, यहां से क्या बोलोगे कि भैया 2m इंटू 6 प्लस m इंटू 0 विल बी इक्वल टू नेट मास 3m इंटू v। v कितना हो गया बेटा, 2m इंटू 6 बाई 3m। हाउ मच यू आर गेटिंग, 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है ना। आई थिंक आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये। आगे बढ़िए। अब मैं आता हूं आपके रियल लाइफ एग्जांपल में कि ये जो मैंने पढ़ाया इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, साइड इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज वाले क्लास हम बेसिकली कॉलिजन पढ़ने के बाद फोकस किस पे करते हैं कि हमारा एग्जाम्पल्स क्या होता है, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम कहाँ पे देखते हैं। तो इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट के ऊपर देखोगे तो मैं पहला पार्ट जो एप्लीकेशन का बताना चाहूंगा आपको, वो बताना चाहूंगा जब आपका बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। बुलेट फायर्ड फ्रॉम, ठीक है। इसमें बेटा ये आप ध्यान रखना है हमें कि अगर हम एक इंसान को पकड़वा के गन फायर कर रहे हैं और सरफेस रफ है तो ठीक है, वो इंसान उस गन के उसको रोक लेगा अपने शोल्डर और उसके थ्रू। बट अगर सरफेस स्मूथ है तो बेसिकली आपका जो गन और मैन है वो दोनों सिस्टम हो जाता है ना। तो अगर मेरा सरफेस स्मूथ है, क्योंकि फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए ना, तो अगर मैं मैन को विथ गन देख रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैं कैपिटल एम मानता हूं। और ये जो बुलेट है जो इसके अंदर है अभी, है ना, तो इस बुलेट के मास को मैं अलग से, जो ये बुलेट है अपना, इसके अंदर जो बुलेट है इसकी मास को मैं स्मॉल एम मानता हूं। ओके, अच्छा, जब मैं इनिशियली देखता हूं, जब ये मैन फायर नहीं किया होगा, तो इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आप बोलेंगे भैया m प्लस m दोनों रेस्ट पे है तो इंटू 0 विच इज 0। ठीक है, अब आपने फायर किया, देखो एक तो लॉजिक पता है मुझे कि ये पीछे जाएगा, है ना, बट लॉजिक से नहीं, मैं इसको पूरी तरह से एक तरीके से अगर मैं आपको वेक्टर्स में दिखाऊं, पूरा तरीके से आपको समझाऊं, तो ध्यान से देखो। मैं बोलता हूं कि आफ्टर फायरिंग इसका मास हो गया, इसका वेलोसिटी हो गई v वेक्टर, और ये जो बुलेट गया स्मॉल मास m का, इसका वेलोसिटी स्मॉल m वेक्टर। तो ये अपना मैंने दिखाया कैपिटल V और ये स्मॉल v वेक्टर। ठीक है, अब इसका मोमेंटम यानी बोलो कि व्हाट इज द p फाइनल ऑफ द सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया इट विल बी, मतलब बेसिकली वेक्टर्स में दिखाया ना मैंने आपको, इट विल बी कैपिटल M इंटू वी वेक्टर प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v वेक्टर। और ये दोनों बराबर होंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 0 विल बी इक्वल टू कैपिटल M v वेक्टर प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v वेक्टर। ओके, implies that capital V vector is how much, ये हमने क्लास 9 में भी किया था, माइनस स्मॉल m v वेक्टर अपॉन कैपिटल M। तो यहां से मुझे ये तो समझ में आ गया ना कि जो भी वेलोसिटी होगी उसकी, अब देखो जरूरी नहीं राइट में, माने लेफ्ट में फायर किया होगा तो अगर उसकी आई कैप में होगी तो दूसरे वाले की बहुत ही कॉमन सी बात है कि वो वाला जे कैप में ही, सॉरी माइनस आई कैप में ही आपका होगा। ठीक है, इस पर अगर एक क्वेश्चन करें, ये देखिए, इस पे क्वेश्चन करें, पढ़िए। एक राइफल मैन है हु टुगेदर विद हिज राइफल हैज अ मास ऑफ 100 किलोग्राम, यानी जो मैन है विथ द गन इन हिज हैंड, जो राइफल है अपना, इसके साथ इसका है 100 किलोग्राम, स्मूथ सरफेस पे फायर कर रहा है। ईच बुलेट कितना मास का है, 10 ग्राम। जब इनिशियली दोनों साथ में है, जब बुलेट इसके अंदर होता तो पी इनिशियल 0 था, आफ्टर फायरिंग, है ना। सो बेसिकली
100 ग्राम का आपका बुलेट हो गया, सॉरी 100 किलोग्राम का आपका पूरा सिस्टम हो गया, 10 ग्राम का आपका बुलेट हो गया। तो इनिशियल कंडीशंस में अगर मैं बोलूँ कि जब पी इनिशियल 0 था, तो ये जो अपना बुलेट था, चलो उसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये जो बुलेट था ये इसके अंदर था और दोनों रेस्ट पे था, बोथ एट रेस्ट है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, जैसा पिछले बार में किया था। अब आगे क्या समझेंगे, जब फायरिंग की तुमने, मैं पहले फायर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 10 शॉट्स हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, मैं पहले फायर की बात कर रहा हूँ। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम 0 है, क्योंकि आपने बुलेट चलाया इंटरनली, बेसिकली ये साथ में था, इसकी वजह से जो फायरिंग हुई ये आगे गया और इसके पीछे मूवमेंट हुई। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका जो मैन है अलॉन्ग विद द बुलेट, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को फिर से मैं कैपिटल वी वेक्टर मान लेता हूं, और जो आपका बुलेट गया इसकी मजल वेलोसिटी, मतलब फायरिंग जो फायर होने के बाद जिसकी वेलोसिटी है ये है 800 मीटर पर सेकेंड। तो अभी अगर मैं देखूं यहां से, तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल वी वेक्टर यू विल बी गेटिंग, अभी सॉल्व किया था ना आपने, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ स्मॉल वी वेक्टर अपॉन कैपिटल एम, विच इज माइनस ऑफ स्मॉल वी कितना हो जाएगा, 10 ग्राम है ना, सो 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 800 अपॉन में कैपिटल एम कितना है आपका 100, ठीक है, कैंसिल, हाउ मच यू आर गेटिंग माइनस, तो बेसिकली दिस नीचे लाके ये कितना हो जाएगा 1000, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, माइनस 0.08 मीटर पर सेकेंड आई एम गेटिंग एक शॉट के बाद। तो ऐसे ऐसे अगर इसने 10 शॉट्स लगाए, फायर किया, तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, इट इज माइनस दिस 0.08 इंटू 10 विच इज माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस मैन is opposite direction of bullet with speed of 0.8 meter per second, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड द पॉइंट। अब मैं अगला केस दिखाऊं, अगला मैं इसमें आपको केस समझाना चाहूंगा, जब आपने एक बुलेट फायर किया विद स्पीड v और वो मास m के अंदर जाकर इम्बेड हो गया। तो बेसिकली एक ऐसा, इसमें भी दो सिचुएशन बन सकते हैं, जैसे अगर आपका कैपिटल मास m है, ये रेस्ट पे है, ये अपना बुलेट है स्मॉल मास का जो कि u से जा रहा है, ठीक है। जैसे ही ये बुलेट गया इसके अंदर घुसा, इट्स गेट इम्बेडेड एंड दोनों साथ में चलने लगे। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग मैं बोलूंगा बुलेट गेट्स एम्बेडेड। तो वहां से आप क्या बोलेंगे कि अब मेरा जो कैपिटल मास m है, बुलेट इसकी यहीं पे आ गई स्मॉल m की, और दोनों साथ में चलने लगे v से। तो बाई इसमें ये कौन सा लग रहा है, कौन सा केस होना चाहिए, इलास्टिक या इलास्टिक, बेसिकली इलास्टिक होना चाहिए क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं। तो आप बोलोगे कि भैया mu प्लस m इंटू 0 विल बी m प्लस m इंटू वी। इज इट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा या लॉस हो जाएगा? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। कौन सा बड़ा होगा बताओ? पहला वाला बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो इनिशियल ज्यादा होना चाहिए ना। सो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस, तो आप बोलोगे भैया हाफ एम यू स्क्वायर पहले वाले का, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू यहां से निकाल लोगे आप। एम का इनिशियली 0 था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिया, ओके। अब अगर बुलेट एम्बेडेड ना होती, ये मतलब एक केस इसका मैं बोलूँ कि सब पार्ट, तो इसमें भी दो हो जाएंगे। एक तो मैंने ये बताया आपको, दूसरा केस क्या होना चाहिए मेरे अनुसार, मेरे अनुसार क्या मतलब होना चाहिए यार, कि अगर आपका फिर से ये जो बुलेट है ये गया इस मास m को स्ट्राइक किया जो रेस्ट पे है,
और स्ट्राइक करने के बाद बुलेट एम्बेड नहीं हुआ, बुलेट कम्स आउट पेनिट्रेटिंग। तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे कि भैया फिर से मेरा अगर वो बुलेट पेनिट्रेट करते हुए निकल गया तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो कैपिटल एम है उसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी, v1, या फिर कुछ कैपिटल v हो जाएगी। ऐसा ले लो, मैं बड़े वाले को कैपिटल ले रहा हूँ, छोटे वाले को स्मॉल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो टकराने के बाद मैं बोलूँगा कि इस वाले की कैपिटल v हो जाएगी और ये जो अपना बुलेट है ये स्मॉल v से होता हुआ निकल जाएगा। नाउ बाय द कंजर्वेशन अगर हम देखें, सो एम यू विल बी इक्वल टू, इसका जीरो है, कैपिटल इंटू कैपिटल v प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v, पहला। और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। सो काइनेटिक एनर्जी के लॉस को आप क्या लिखोगे भैया, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि पहला वाला ज्यादा होगा, माइनस बाद का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम स्मॉल वी स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर ये क्लियर है तो अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए आप। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक करता है एक वुडन ब्लॉक को, इसका मास है 290 जो कि रेस्ट पे है। आफ्टर इम्पैक्ट ब्लॉक एंड बुलेट मूव टुगेदर एंड कम्स टू रेस्ट व्हेन द ब्लॉक हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। यानी ये वाला केस हो गया बी का पहला वाला, और उसके बाद वो आ रहा है तो फ्रिक्शन उसके बाद हो रहा है ना वो। So after the impact, the bullet moves together and comes to rest when the block has traveled a distance of 15. So initially at a rest on a rough horizontal floor. तो बेसिकली आपका जो ये वाला है ये रफ पे रखा हुआ है और रेस्ट पे है, रफ सरफेस है और ये रेस्ट पे है। अगर आप ये वाली बुलेट की बात करते हैं तो ये बुलेट जो है ये है 10 ग्राम का और ये भाई साहब है 290 ग्राम के। ये बुलेट चल रहा है 300 मीटर पर सेकेंड से। टकराने के बाद क्या होगा, जस्ट तुरंत टकराने के बाद सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दोनों का मास कंबाइन होकर कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा, और ये दोनों साथ में चलना शुरू करेंगे कुछ v के स्पीड से। अब इसके बाद जस्ट क्या होगा, अब ये सरफेस रफ है तो रफ सरफेस इस पे एक फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ और इसको रोकना चाहेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फ्रिक्शन लगा, अच्छा इस फ्रिक्शन की वजह से आप क्या बोलोगे, इट विल बी एम ए। इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रिक्शन की, म्यू एम जी विल बी इक्वल टू एम ए, यानी ए कितना हो गया, म्यू इंटू जी। सो रिटार्डेशन जो इसको मिला वो कितना मिला, म्यू जी मिला ड्यू टू फ्रिक्शन। और अब ये जो ब्लॉक है ये आगे जाकर क्या हो रहा है, बेसिकली रुक जा रहा है। तो ये 300 ग्राम का ब्लॉक यहाँ आके जीरो यानी रेस्ट पे आ जा रहा है। तो मैं पहले तो इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच में समझता हूँ क्या रिलेट कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन जो हमने किया था अभी क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 300, देखो मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में वो कट जाएगा ना मास वाला वैल्यू, प्लस 290 इंटू जीरो। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि आपका इनिशियली एम यू उसका जीरो है, बाद में दोनों साथ में चले गए तो 290 प्लस 10 इंटू वेलोसिटी v। यहां से आप क्या बोलोगे कि भैया v की वैल्यू कितनी आ गई, 300, 290 प्लस 10 यानी 300 अपॉन 10 इंटू 300। So the velocity you will be getting is कितना है, एक सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 290 ग्राम, ओके आई एम सॉरी इट इज यहां से आप देखोगे, सो इट विल बी 10 इंटू 300 अपॉन ये नीचे आ जाएगा ना, सो यू विल बी गेटिंग 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी, और ये यहाँ जाके रुक जा रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, 15 मीटर। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, अगले पार्ट के लिए कर रहे हैं, जीरो स्क्वायर वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 15। मुझे ये तो पता है ना कि ये नेगेटिव आएगा क्योंकि यार रिटार्डेशन है,
So A is how much? Minus 100 by 30. How much you are getting? You will be getting, I think, minus 10 by 3. यानी आपका जो एक्सेलरेशन है ये अगर माइनस 10/3 है तो मैं आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? इट विल बी 10/3. एक्सेलरेशन -10, रिटार्डेशन 10. यहाँ से मेरा रिटार्डेशन 10/3 आया है, यहाँ से कितना आया है बेटा? म्यू जी. दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो क्या बोल सकते हैं? देखो ध्यान से, आप ये बोल सकते हैं ना कि भैया म्यू इंटू जी की वैल्यू 10 इज 10/3 implies that mu is how much? 1/3. ठीक है. सो आज का अपना लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. मतलब बेसिकली ये हमने इलास्टिक देखा, इनलास्टिक देखा, अब इन दोनों के बीच में भी कोलिजन हो सकता है. मतलब मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, काइनेटिक एनर्जी भी लॉस आएगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं चलेंगे. और यही मेरा रियल लाइफ एग्जांपल होता है. ठीक है. और हम इसमें डेप्थ में जानेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. और एक और क्वेश्चन वैसा वाला भी करेंगे कि जब हम एक सिंपल पेंडुलम की तरह एक ब्लॉक को लटका के रखा और ये पेनिट्रेट करके निकल गया, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन हो सकता है ना एक तरह का. बिल्कुल. तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय.